हाय, मेरा नाम माइक लॉसन है और ये मेरी सच्ची हाइकिंग की डरावनी कहानी है। ये सब बताने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, हर साल लाखों लोग नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में लापता हो जाते हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे कॉलेज के टाइम से ही मुझे हाइकिंग का शौक हुआ। तब मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाकों में जाकर हाइकिंग करता था और उम्र के बढ़ते ही ये शौक भी बढ़ता गया। और जब मेरी मुलाकात जैन से हुई, जो अब मेरी बीवी है, उसे भी हाइकिंग करना बहुत पसंद था। हम दोनों छुट्टियों के दिनों में हाइकिंग के लिए जाते थे क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी हाइकिंग की तरफ ही तवज्जो करें। तब छुट्टियों के एक दिन मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी एमा, हमने 2 दिन के ट्रिप के लिए सामान पैक किया। वो बहुत ही फेमस जगह थी और हमारे घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर थी। मैंने हमारा सारा सामान और खाना गाड़ी में रखा। उसके बाद हम अपने हाइकिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़े। शुरुआत का रास्ता जंगल से घिरा हुआ था, जबकि बाद में पहाड़ी इलाका शुरू हो गया और ये हमारे लिए काफी कंफर्टेबल था। मैं हफ्ते की सुबह के 7 बजे गाड़ी चलाते हुए अपनी फैमिली के साथ जा रहा था और हमारा उस जगह पर पहुंचने का इरादा करीब 11 बजे का था। वहां पहुंचने के बाद हम शाम में हाइकिंग के लिए जाएंगे और रात में वहां कैंप लगाकर अगली सुबह अपना सामान पैक करने के बाद वापस आ जाएंगे। मेरी फैमिली को इस तरह के ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था और हम सभी करीब 1 घंटे तक वहां पहुंचने वाले थे। तब मेरा छोटा बेटा करीब चौथी बार खाने के लिए लगातार रो रहा था। मैंने और जैन ने किसी साफ सुथरी जगह पर गाड़ी रोकने का फैसला किया ताकि बच्चों को खाना खिला सकें। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद हमें एक जगह नजर आई जो मेन सड़क से चंद मीटर दूर थी और उसके साथ ही एक घना जंगल था। वो जगह थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बहुत ही बढ़िया लग रही थी, वो भी करीब 2 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद। एमा और गेब अभी भी बैक सीट पर बैठे थे, जबकि मैं और जैन गाड़ी से नीचे उतरे ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें निकाल सकें। हमें वो सामान निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और जैसे ही हमने खाना निकाला, जैन ने गाड़ी की डिग्गी बंद की। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे। जिस जगह पर हम रुके थे वो बहुत ही खूबसूरत और डरावनी भी थी। तब मैं और एमा उस जगह को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकले। गेब को खाना खिलाने के बाद जैन भी बाहर आ गई। मेरा बेटा अभी भी गाड़ी में बैठा था और खाना खा रहा था। हम तीनों अपने कल के दिन के लिए चीजें डिस्कस करने लगे। तब एमा ने कहा, डैड, क्या आप इस बार मुझे टेंट लगाना सिखाएंगे? आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सिखाएंगे। हाँ मेरी प्रिंसेस, क्यों नहीं, मैंने जवाब में कहा। मेरी बीवी उस खूबसूरत जगह की तस्वीरें बना रही थी। तभी उसने कैमरा नीचे किया और मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुमने वो सुना? अब कौन सी आवाज? शायद गेब किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं है। हम तीनों यहीं खड़े हैं। मेरे डैड ने मुझे इस तरह के हालात का सामना करने के लिए बहुत सारी बातें सिखाई थीं, क्योंकि वो भी ज्यादातर अपना वक्त हाइकिंग में गुजारते थे। इस वजह से मैंने आगे बढ़कर उस जगह को चेक करने का सोचा, क्योंकि मेरी फैमिली उस बात से अनकंफर्टेबल हो रही थी। जब मैं आगे बढ़ा वहां कोई भी चीज नहीं थी जो हमारे लिए परेशानी की वजह बनती, क्योंकि इस तरह की वीरान जगह में कोई इंसान भला क्या करने आया होगा। लेकिन गेब किससे बातें कर रहा था? मुझे लगा शायद कोई हमारी तरह हाइकर होगा जो गेब से बात कर रहा था। ये सभी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। बेटा, वो कौन है? तुम किससे बात कर रहे थे? गेब बहुत ही नाजुक बच्चा है और वो किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करता जब तक मेरी इजाजत न मिले। वो बहुत अच्छी औरत है डैडी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे यहाँ कोई भी औरत नजर नहीं आ रही। वो अच्छी औरत कहाँ है? और तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? मैंने बहुत ही नरमी से पूछा। तब गेब ने घने जंगल की तरफ इशारा किया जो मुझसे थोड़ा ही दूर था। उसके बाद गेब ने कहा, डैडी, वो औरत उन दरख्तों के पास खड़ी है, उसके नीले बाल हैं और उसे हमारी मदद चाहिए। एमा और जैन मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। हम तीनों उस जंगल की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमें कोई भी ऐसी औरत नजर नहीं आई जिसके बाल नीले रंग के थे। एमा और जैन गेब की बातें सुनकर डर चुकी थीं। मैं परेशानी में सोचने लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद जंगल में किसी को हमारी मदद चाहिए।
मैंने एमा और जेन से गाड़ी में बैठने को कहा। उसके बाद मैं गेब से दोबारा पूछने लगा, बेटा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो औरत कहाँ खड़ी है? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, डैडी वो वहाँ पर खड़ी हमारी तरफ ही देख रही है। वो हमें देखकर हाथ हिला रही है और उसे हमारी मदद चाहिए। मैंने और जेन ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि हम दोनों को वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम जानते हैं कि गेब ने कभी भी हमसे झूठ नहीं बोला और ना ही वो कभी कोई मजाक करता है। मुझे लगा वाकई ही में कोई मुसीबत में है और मुझे इस बात को सीरियस लेना चाहिए। मैं चलते हुए उस जगह पर गया जहां गेब ने इशारा किया था और इधर उधर देखना शुरू किया। ये शाम का वक्त था जिस वजह से मुझे चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के अंदर जाने के बाद भी मुझे कोई नीले बालों वाली औरत नजर नहीं आई। मैंने अगले 10-15 मिनट उसी जगह पर गुजारे। आखिरकार मैंने वापस जाने का इरादा किया। मुझे वहां कोई औरत नजर नहीं आई। मैंने गेब से कहा, तब वो परेशान होते हुए रोने लगा। डैडी जब आप उसे ढूंढ रहे थे तब वो आपके पीछे ही खड़ी थी। आपको वो क्यों नहीं नजर आई डैडी? उसके इतना कहने के बाद मैं और मेरी बीवी पूरी तरह हैरान हो गए। जैन गेब को खामोश करने की कोशिश करने लगी और एमा भी पूरी तरह डर चुकी थी। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मैंने अपनी फैमिली से कहा, हम सभी घर जा रहे हैं और आज हाइकिंग नहीं होगी। जैन ने भी हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद हम घर वापस जा रहे थे। दोनों बच्चे डर और थकावट की वजह से सो गए। मैं और जैन पूरे रास्ते में खामोश रहे जब तक हम घर नहीं पहुंचे। अपने घर पहुंचने के बाद मैंने फिर से अपने बेटे से पूछा और अब उसने डिटेल में उस औरत के बारे में बताया। उस रात जैन ने यह कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड करने का सोचा और उस औरत के हुलिये के बारे में भी बताया। हम सभी सोने चले गए। अगली सुबह मुझे पड़ोसी टाउन के शेरिफ का फोन आया। शेरिफ ने कहा कि उसने वो पोस्ट पढ़ने के बाद हमें फोन किया। शायद वो उस औरत के बारे में कुछ जानते थे। हमने अगले दिन उन्हें गेब से मिलने की इजाजत दी। शेरिफ 2 पुलिस ऑफिसर के साथ हमारे घर पहुंचे। उनके हाथ में लापता होने वाले लोगों की फाइल मौजूद थी। गेब को सामने बिठाने के बाद शेरिफ ने वो सभी तस्वीरें सामने रखी जो लोग लापता हो चुके थे और मेरे बेटे से उस औरत को पहचानने को कहा जिससे वो कल रात बातें कर रहा था। 1 सेकंड भी जाया किए बगैर मेरे बेटे ने एक तस्वीर पर हाथ रखा जो बिल्कुल उस हुलिये से मैच कर रही थी। तब शेरिफ ने उन 2 ऑफिसर्स की तरफ देखा और बाद में हमारी तरफ। मैं और जैन पूरी तरह खौफजदा थे क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हम सभी से सवाल पूछने शुरू किए। शुरू में उन्होंने गेब से सवाल पूछे और जब वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे तब मैंने शेरिफ से कहा, उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ? शेरिफ के वो अल्फाज मुझे आज भी डरा देते हैं। तब उसने कहा, कुछ साल पहले एक औरत जिसका नाम मिया था हमारे टाउन के करीबी जंगलों में हाइकिंग करने आई और जैसे ही उसे तीसरा हफ्ता शुरू हुआ वो कहीं लापता हो गई। उसकी फैमिली ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट की। हमने उसे ढूंढना शुरू किया लेकिन वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था और 1 हफ्ते के बाद कोई सबूत न मिलने की वजह से हमने वो केस बंद कर दिया। इस सब के कुछ हफ्तों बाद जब एक फैमिली हाइकिंग करने के लिए पहाड़ों में गई तब उन्होंने उस औरत को वहां देखा। हमने फिर से उसकी तलाश शुरू की लेकिन फिर से हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। करीब 6 महीने के बाद हम पूरी तरह उम्मीद खो चुके थे लेकिन फिर से 2 गाड़ी चलाने वाले लोगों को मियां सड़क पर नंगे पैर चलती हुई नजर आई और जब वो उसके पास गए तब वो खामोश रही और जंगल की तरफ भाग गई और फिर से हमने एक टीम उसे ढूंढने के लिए भेजी और इस बार भी वो खाली हाथ ही लौटे। और जैसा कि अब गेब ने बताया कि उसने उस औरत को देखा है लेकिन वो अब तीनों में से किसी को भी नजर नहीं आई। ये मिसिंग केस हमारे लिए बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। हकीकत में कोई नहीं जानता कि मियां कहाँ है। शेरिफ खामोश हुआ और तेजी से सांस लेने लगा। उसने हमें उस जगह पर ले जाने का कहा जहां गेब को वो औरत नजर आई थी। एक बार फिर से एक बड़ी टीम उसे ढूंढने के लिए पहुंची। करीब 10 मिनट तक ढूंढने के बाद एक आदमी को एक लाश मिली। वो जगह बिल्कुल वही थी जहां मैं देखने आया था और गेब ने इसी जगह पर इशारा किया था। पिछली रात वहां कुछ भी नहीं था, ना ही किसी की लाश थी। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। उस टीम ने उस जगह पर खुदाई करने के बाद देखा कि वो एक औरत की लाश थी जिसके बाल नीले रंग के थे। वो बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी और उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। देखने से वो बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे कई हफ्तों से वो उसी जगह पर दफन है।
लेकिन ये लाश मुझे कल रात इस जगह पर क्यों नहीं नजर आई, और कैसे वो आज यहाँ मौजूद है? वो न्यूज़ पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और मिया की मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि वो गेब को कैसे नजर आ रही थी। आप लोगों को क्या लगता है मिया के साथ क्या हुआ था? दोस्तों, इस तरह की और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग इस कहानी को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं।